हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग C3 पेपर में लर्निंग एंड टीचिंग में यूनिट 3 के एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है क्लासरूम प्रोसेस। ठीक है। क्लासरूम प्रोसेस क्या होता है, क्लासरूम प्रोसेस कितना बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, इसका योगदान बच्चों के जीवन में कैसे होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है। ठीक है। या एक क्लासरूम प्रोसेस को बेहतर बनाने में शिक्षक का क्या योगदान हो सकता है। तो ये सारी बातें के आज बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखिए, जब बालक विद्यालय में प्रवेश के साथ ही क्या होता है, जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि उसके साथ साथ उस सामाजिक विकास क्या होता है कि शुरू हो जाता है, यानी सामाजिक जो क्षेत्र होता है उसका विस्तृत हो जाता है। ऐसे कैसे, ऐसे समझिए, जैसे जब बालक छोटा होता है तो क्या होता है कि वो सिर्फ उसका सोशलाइजेशन उसका सिर्फ परिवार में होता है, चाहे माता से हो, पिता से हो, चाहे और जो फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है। लेकिन जब बालक घर से निकलकर स्कूल आता है तो उसका क्या हो जाता है, सोशलाइजेशन का दायरा यानी सामाजिकरण का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है। क्योंकि जब बालक घर से निकलता है तो उसके आस पड़ोस, विद्यालय, उसके सहपाठी, शिक्षक, कई लोगों के वो संपर्क में आता है। ठीक है। और जब कई लोगों के संपर्क में आता है तो उसका क्या होता है, सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण में उसका क्या होता है, विस्तार होता है। ठीक है। तो जब बालक स्कूल में आता है और स्कूल से जब अपने कक्षा में प्रवेश करता है तो अपने सहपाठियों और शिक्षकों से क्या होता है, उसकी समाजीकरण के साथ साथ उसकी क्या होती है कि भाषा का भी विकास होता है। ठीक है। और जब भाषा का विकास होता है तो भाषा के विकास के साथ साथ क्या होता है, उसके संज्ञानात्मक विकास भी, संवेगों का भी विकास होता है। ठीक है। लैंग्वेज का विकास होता है। तो इनके साथ साथ उसके सारे चीज़ों का विकास होता है, जिससे उसके ओवरऑल पर्सनालिटी पर इसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि कक्षा का प्रभाव बालक के ओवरऑल पर्सनालिटी, पूरे व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब जब बालक क्लासरूम में प्रवेश कर जाता है यानी कक्षा में प्रवेश कर जाता है तो वो अपने आसपास के चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, यानी अपने आसपास के वातावरण से धीरे धीरे क्या होता है, सीखने लगता है। उस वातावरण से अपने अनुभवों के द्वारा अनुभवों को क्या करता है कि विस्तार करता है, नई नई चीज़ों को सीखता है, नए नए कौशलों को सीखता है और उसको प्रयोग करता है। ठीक है। और ये जब सीखने के क्रम में क्या होता है कि बहुत से चीज़ें वो शिक्षक से सीखता है, बहुत सी चीज़ें अपने दोस्तों से सीखता है। ठीक है। और बहुत सी चीज़ें वो क्या होता है कि सेल्फ लर्निंग बाय डूइंग करके, सेल्फ हैंड ऑन एक्सपीरियंस करके सीखता है, यानी किसी कार्य को खुद से करता है और सीखता है। ठीक है। फिर इसके साथ इस सीखने के क्रम में वो क्या होता है, परिपक्वता से भी सीखता है। परिपक्वता से कैसे सीखता है कि जैसे जैसे बालक मेच्योर होगा वैसे वैसे उसकी सीखने की क्षमताओं में क्या होगी, तो वृद्धि होगी। ठीक है। तो अब जब बालक सीख रहा है तो सीखने के क्रम में उसको क्या होता है कि एक शिक्षक का दायित्व होता है कि उसके शिक्षक स्कूल का ये दायित्व होता है कि उसके लिए वैसा वातावरण तैयार किया जाए। ठीक है। उसके अनुकूल एक प्रभावी वातावरण तैयार किया जाए। ठीक है। तो देखिए, अधिगम का वातावरण तैयार करने से मेरा कहने का उद्देश्य है कि छात्र जब सीखते हैं तो बहुत से छात्र कई परिस्थितियों में सीखते हैं। ठीक है। या छात्र कई परिस्थितियों से आते हैं। ठीक है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्या होते हैं कि विद्यालय के बाहर से भी सीखते हैं, विद्यालय में भी सीखते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त अपने परिवार से सीखते हैं। ठीक है। तो हम एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बालक को सिर्फ क्लासरूम के अलावा और भी जिन चीज़ों से सीखता है, चाहे वो स्कूल में आकर सीखता हो, चाहे इन्वायरमेंट से सीखता हो, चाहे परिवार से सीखता हो, तो उसके लिए सीखने के क्रम को कैसे अधिक से अधिक बेहतरीन बनाया जा सके या बढ़ोतरी की जा सके। ठीक है। अब देखिए, बालक को क्या, जब उसको सीखने के क्रम में एक शिक्षक का ये कर्तव्य हो क्या क्या कर सकता है, तो देखिए, पहला तो वो है कि हम अगर क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से करें। ठीक है। यानी जो डेस्क, कुर्सी, मेज़, ये सब जो बच्चों को बैठने की स्थानें होती हैं उनको अच्छे तरीके से क्या करें, मैनेज करें। ठीक है। मैंने कहने का मतलब कि जो छोटे छात्र हैं जिनकी हाइट कम है उनको आगे बैठाएं, बड़े छात्रों को पीछे बैठाएं। ठीक है। या स्पेशल चाइल्ड कोई है, ठीक है, या मान लीजिए किसी को देखने में प्रॉब्लम थोड़ी सी है या सुनने में प्रॉब्लम है तो उनको हो सकता है कि आगे बैठाए। ठीक है। ताकि उन पर टीचर का बराबर ध्यान रहे, उनको ब्लैक बोर्ड सामने से दिखना चाहिए, ब्लैक बोर्ड ऐसी जगह पर होना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से सारे बच्चों को दिखे। तो ये सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम, सीखने के अगर इन चीज़ों को हम मैनेज करें तो इससे क्या होगा कि बालक सीखने की क्या होगी, क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम पिछले लाइन में कहे थे कि बालक क्या होता है कि इन्वायरमेंट से यानी अपने आसपास की भी चीज़ों से क्या होता है तो सीखता है। तो हम
जैसे सीबीएसई का भी एक वो आया था, करिकुलम पैटर्न आया था कि क्या कर सकते हैं, या आप भी कहीं देखे होंगे पिक्चर वगैरह में या मूवी वगैरह में, कि स्कूलों में क्या हो जाता है कि सीढ़ियों पर क्या कर दिया जाए कि 1 2 3 मैंने जो पहाड़ा होता है वो लिख दिया जाता है, ठीक है, या दीवारों पर कुछ ऐसा बनाया जाता है, पेंटिंग वगैरह, या मैथ्स के मल्टीप्लाई के लिए कुछ लिख दिया जाता है, ठीक है, फिर 1 2 इंग्लिश हिंदी में लिख दिया जाता है। इससे क्या होता है कि बालक क्लासरूम में तो सीखता ही सीखता है, क्लासरूम से बाहर भी सीखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप 2 बाई 2 लिखा गया है, बराबर छोड़ दिया गया है किसी दीवार पर लिख कर, तो बालक खुद अपने आप उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बालक धीरे धीरे सीखते रहेगा, ठीक है। अब अलग अलग वातावरण से जब सीखेगा तो सीखने के क्रम में क्या होगा कि अनुकूल और प्रभावी वातावरण के कुछ मुख्य तत्व होंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो सकता है, छात्र की विशेषताएं हो सकती हैं, शिक्षण अधिगम के उद्देश्य हो सकते हैं, अधिगम को सहारा देने वाली गतिविधियां हो सकती है, अधिगम के मूल्यांकन की कुछ बातें हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक शिक्षक का दायित्व होता है, वो उस शिक्षा का एक दायित्व होता है कि अधिगम को बढ़ाने के लिए वो ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करे। लेकिन इतना इन्वायरमेंट तैयार करना ये तो एक शिक्षक के हाथ में तो नहीं हो सकता है, इसमें और सारे कार्य मान लीजिए स्कूल मैनेजमेंट का भी है, तो ठीक है। लेकिन जवाबदेही तो शिक्षक ही है, अगर लर्नर या बालक नहीं सीखता है तो इसका जवाबदेही तो बालक ही के शिक्षक के पास ही होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ कार्य ऐसे हैं जो शिक्षक खुद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टडी मटेरियल को कैसे यूज़ करना है, सैमपट का कैसे यूज़ करना है, सैमपट के लिए जो मार्कर डस्टर ये सब होता है उसका अच्छे से प्रयोग, चार्ट पेपर, जो यानी ये जो छोटे छोटे कार्य है यानी जो शिक्षक के क्षेत्र में आते हैं, वो सारे कार्यों को करके क्या कर सकते हैं शिक्षक कि क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, अधिगम को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब देखिए अनुकूल और प्रभावी जब वातावरण तैयार हो गया हमारा, ठीक है, तो उसमें अब एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है, तो शिक्षक का पहला कर्तव्य होता है कि जैसे हम पीछे में बात करें कि सुलभता के साथ उपलब्ध कराएं, ठीक है। यानी ऐसा माना जाता है कि शिक्षण में कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए चौक हो गया, डस्टर हो गया, मॉडल हो गया, ठीक है। तो इसके लिए ये सब शिक्षक का दायित्व है और इसको शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। या दृश्य श्रव्य सामग्री हो गया, ठीक है, सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर हो गया, या विजुअलाइज करने के लिए कोई डिस्प्ले या वैसा स्मार्ट बोर्ड का आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है तो उसका भी व्यवस्था करा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, पक्षपात का हमेशा विरोध करना चाहिए, ठीक है। यानी ऐसा माना जाता है कि शिक्षण में जो शिक्षक होते हैं वो उन्हें पक्षपात नहीं करना चाहिए। पक्षपात करने के मान लीजिए कोई बालक सामाजिक सांस्कृतिक रूप से या पिछड़े वर्ग से आता है, ठीक है, तो उसमें उसके साथ सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, न कि उसके साथ क्या करना चाहिए, नकारात्मक व्यवहार करने चाहिए, उसके साथ भेदभाव करना चाहिए, ठीक है। कि उसकी ड्रेस अच्छी नहीं है, वो पढ़ के नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, या ऐसा क्यों करता है, बाकी बच्चे तो ऐसे हैं, तुम क्यों नहीं ऐसे हो। तो एक शिक्षक को कभी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। यानी हर बच्चा क्या होता है अपने आप में एक यूनिक होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, यानी हर एक बच्चा क्या होता है एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। तो अलग होता है तो हर एक बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, उसको इंडिविजुअल ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आज की कक्षा हम यहीं पर रुकते हैं, आगे के जो और सारे पॉइंट हैं जैसे सीटिंग अरेंजमेंट कैसे की जाए, अनुदेशात्मक तकनीक क्या योगदान, सामाजिक स्तर क्या होता है, तो इसके बारे में हम अगले क्लास में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर थैंक यू।